वेलकम टू द चैनल ऑफ एग्रीहोलिक्स। तो आज हम लोग कुछ पॉलिटी के सवाल लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन जितने भी एग्रीकल्चर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे बीपीएससी बीएचओ होने वाला है, बीपीएससी बीएचओ में 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन। यूपी पीसीएस डीएचओ और एसटीए का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ 40 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के। वहाँ अभी कंपटीशन कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ भी जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाते हैं, तो वहाँ सवाल ये आ सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। तो देखो, ट्रेड इंडिया में मोनोपोली था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड करने के लिए, तो उस मोनोपोली को किस एक्ट ने तोड़ा? तो चार्टर्ड एक्ट 1813 ने तोड़ा। लेकिन बरकरार क्या रखा? चाय और चाइना में ट्रेड कर सकता था, उस पे मोनोपोली था। ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। देखिए, पहले जितने भी इंडियन जो मिनिस्टर जिस लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ करते थे ना, उनको बजट करने का अधिकार नहीं था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने उनको अधिकार दिया कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ा अधिकार मिला भाई। In which of the following act the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ये पहला ऐसा एक्ट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने का शुरुआत किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। विथ रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वॉज एस्टेब्लिश बाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये सही है। लेमेस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट? नो, ये इलिज एम्पे थे, लेमेस्टर नहीं थे, इलिज एम्पे थे। वन ओनली, एक ही सही है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएटेड? किस एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया था? तो ये किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और बना था 1937 में। तो यहाँ तो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को मॉडली मिंटो रिफॉर्म करते थे, तो यहाँ नॉन ऑफ द अबव आंसर जाएगा। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पारित हुआ था और ये बना था 1937 में, 1937 में। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे एक नज़र बना के रखता उसके जितने कमर्शियल अफेयर पे, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट था। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। द फेडरल कोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सी का 3, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज खोलने का परमिशन दिया चार्टर्ड एक्ट 1813 में। 1833 में अपॉइंटमेंट ऑफ अ लॉ मेंबर हुआ। 1833 में अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल। जीजी काउंसिल मतलब होता है गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल में इनको एक लॉ मेंबर अपॉइंट किया जा सकता था 1833 के तहत। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का 2। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो भी कमर्शियल उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था उसको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। वो किस एक्ट के तहत आया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। परमिशन टू इंग्लिश मशीनरीज होगा तो चार्टर्ड एक्ट 1813। चार्टर्ड एक्ट 1813 ही मोनोपोली ख़त्म किया ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चाइना के ट्रेड को छोड़कर।
और 1833 में अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर हुआ इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी, डायरकी मतलब क्या होता था, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स बांट दिया गया। एक डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरी, एक गवर्नर जनरल का काउंसिल देखा करता था और एक ऐसे जो इंडियन काउंसिल था वो देखा करता था। तो जो भी जैसे पुलिस हो गया, फाइनेंस हो गया, फिर रेवेन्यू हो गया, जस्टिस हो गया, तो ये सब इम्पोर्टेंट था। तो ये गवर्नर जनरल का काउंसिल देखा करता था, गवर्नर जनरल काउंसिल देखा करता था। और बाकी सब जो सब्जेक्ट्स है, एग्रीकल्चर ज़्यादा तो उस समय फोकस नहीं किया जाता था, एजुकेशन पढ़ाई पे भी उनका कुछ ऐसा नहीं था। तो ये सब जो चीज़ें थी ये सब ये प्रोविंशियल काउंसिल देखा करता था। ठीक है। डायरकी देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ना 19 के तहत प्रोविंसेस में डायरकी लाया गया, प्रोविंसेस में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत सेंटर में डायरकी की बात की गई है। इसको रट लीजिएगा लोग, यही सवाल आता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल लेवल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज सेट अप डायरकी एट द सेंट्रल लेवल, तो सेम सवाल रिपीट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विथ, ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बातें किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरेट। प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, प्रिंसिपल फीचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का क्या था। देखो, प्रोविंसेस में बात की, हमने पहले बताया था कि प्रोविंसेस में डायरकी की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ही चला गया। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। ठीक है। सेपरेट कॉम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इसमें नहीं आया था। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, जो भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी था सेंटर के द्वारा प्रोविंसेस को दिया गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ये 1919 में आया था। ठीक है। तो 1 और 3 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन का बोलबाला हो। वॉज मिड बाई कैमरल, मतलब उसमें 2 सदन कब आए, जैसे अभी आज के डेट में हमारा है ना राज्यसभा है, एक्ट इंट्रोड्यूस अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर 1919 में आया था। बाई कैमरल मतलब होता है 2 सभा, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज रिलीक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियन टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, किस एक्ट ने फर्स्ट टाइम पॉसिबल किया कि इंडियंस कुछ शेयर ले सके एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में कंट्री के, वो चार्टर्ड एक्ट 1833 था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान, तो जो आज के डेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है सेंट्रल स्टेट के बीच में, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है, ये किस प्लान के तहत, जो भी आज 70 to 80% जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, 80% जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। द फेडरल सिस्टम एट डायरकी एट द सेंटर वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया
बाय गवर्नमेंट ऑफ, देखो फेडरल सिस्टम जो आया था, फेडरल सिस्टम मतलब क्या होता है कि एक सेंटर होता है और ये सब स्टेट होते हैं, ये स्टेट हो गया, ये स्टेट हो गया, ये स्टेट हो गया, ये स्टेट हो गया। तो सेंटर का स्टेट पे कंट्रोल होता है, स्टेट पे कंट्रोल होता है, जैसा कि हमारे पास है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट। तो फेडरल सिस्टम और डायरेक्टली सेंटर में आया था। तो हमने बता रखा था कि डायरेक्टली सेंटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंसेस में दायर की आई थी, प्रोविंस में दायर की मतलब दो सब्जेक्ट्स को बांट दिया गया। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट गवर्नर जनरल काउंसिल देखेगा और सब जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल देखेंगे। द प्रोविज़न फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन द, देखो ऑल इंडिया फेडरेशन वैसे कभी बना नहीं, लेकिन इसका प्रावधान था स्टेप बनाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड अ फेडरल पॉलिटी इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने फेडरल पॉलिटी इंडिया में बनाया। इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिड्यूरी पावर गिवन टू, देखो आज के भी डेट में देखो हम लोग का 7 जो शेड्यूल है, 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो इस तीनों पे क्या है ना कि इस तीनों लिस्ट, देखो सेंटर पे सेंट्रल लॉ बना सकता है, स्टेट पे स्टेट बना सकता है, और कंकरेंट में बोथ स्टेट और सेंटर, बोथ स्टेट एंड सेंटर लॉ बना सकता है। तो एग्रीकल्चर हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है। तो जो भी रेसिड्यूरी पावर जो होता है वो सब गवर्नर जनरल के पास रहता है। इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर वेर गिवन टू गवर्नर जनरल। इन द फेडरेशन जो भी जैसे सेंटर वो स्टेट का जैसे बटा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो भी रेसिड्यूरी पावर, मतलब जो और सब पावर का जहाँ नाम नहीं था, जो भी बच गए या छूट गए, वो गवर्नर जनरल के रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। देखो द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन का यहाँ बात किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। बिगनिंग हुआ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की यहाँ बात की गई थी। डायरकी को प्रोविंसेस से हटाकर इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर पे। तो देखो प्रोविंशियल रेसिड्यूरी सब्जेक्ट तो गवर्नर जनरल को दिया गया था, गवर्नर जनरल को दिया गया था, वो हटा के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को रेसिड्यूरी सब्जेक्ट नहीं दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो 25 सवाल हैं, अच्छा लगेगा तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।